बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, दूसरा चैप्टर है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। कोई भी वो चीज़ जो कि आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका एनवायरनमेंट होता है। मतलब जो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस बिज़नेस पे ऑर्गेनाइजेशन पे अफेक्ट होती है, इफ़ेक्ट करती है उसको हम कहते हैं जी इन्वायरमेंट। अच्छा, अब इन्वायरमेंट के आगे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिजनेस को। 6 तरह के फैक्टर्स हैं वो, जिनको हम पेस्ट एनालिसिस या पेस्टल कहते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल कल्चरल डेमोग्राफिक इन्फ्लुएंसेस, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं एंड देन लीगल फैक्टर्स हैं। ये कहता है जी फैक्टर हैं जो कि हमारे बिजनेस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अच्छा, तो क्योंकि ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को, तो इसका मतलब है कि अगर इनमें कोई भी चेंज होगा इन फैक्टर्स में, तो उससे डेफिनेटली जो हमारा बिजनेस है वो भी मुतासर होगा उससे। ठीक है जी, ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनवायरमेंटल चेंज, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ में आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इन्वायरमेंटल स्कैन क्या है जी? कहता है जब कोई भी चेंज आता है आपके इन्वायरमेंट में, तो आप उसको क्या करते हो, देखते हो कि कितना सिग्निफिकेंट है, और उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि हमें रिस्पॉन्ड किस तरह करना चाहिए ये जो न्यू डेवलपमेंट्स या चेंज हुआ है उसके अगेंस्ट। और उसके बाद आप देखते हो कि ये जो चेंज आया है इसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन कौन से थ्रेट्स हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस सारे जो प्रोसेस है इसको कहते हैं एनवायरमेंटल स्कैन। थ्रेट्स में कहता है जी फैक्टर्स इन द इन्वायरमेंट दैट माइट प्रिवेंट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अचीविंग इट्स बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, जो कि आपके टास्क या ऑब्जेक्टिव्स को या बिजनेस ऑपरेशंस को रन करने की राह में जो रुकावटें हैं वो थ्रेट्स हैं। और जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जो कि आपके टास्क को अचीव करने में ज़्यादा मददगार साबित हो रही हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कोविड-19 ले लें, तो ये जो ऑनलाइन सारे शिफ्ट हो गए हैं लोग, ठीक है जी, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में, तो ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी भी है उन लोगों के लिए जो कि इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स वगैरह नहीं ले सकते। ठीक है जी, इतना अरेंजमेंट नहीं कर सकते, तो वो आराम से घर बैठ के ऑनलाइन भी काम अपना कर सकते हैं। और थ्रेट्स क्या हैं जी? थ्रेट्स भी ये हैं कि आपका जो एक रूटीन वर्क था वो इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, बहुत से लोगों का रोज़गार इससे चला गया है। अच्छा, आगे कहता है जी इन्वायरमेंटल स्कैन के प्रोसेस में 4 फैक्टर्स हैं, स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप स्कैन करते हो, मतलब देखते हो कि कौन कौन से चेंजेस आए हैं, आइडेंटिफाई करते हो अर्ली सिग्नल्स ऑफ पॉसिबल इन्वायरमेंटल चेंज को, डिटेक्ट करते हो इन्वायरमेंटल चेंज ऑलरेडी अंडरवे जो ऑलरेडी हो गया है। उसके बाद मॉनिटर करते हो आप कि ये ओवरऑल जो आप चेंज हो रहा होता है उसको आप मॉनिटर करते हो, ट्रैक करते हो उसको। उसके बाद जी आप फोरकास्ट करते हो वो जो चेंज है जो आपने स्कैन किया था, फिर आपने वो मॉनिटर किया, एक ओवरऑल ऑब्जर्वेशन आपने ली उसकी, तो उसकी बेस पे आप कहते हैं जी फोरकास्ट करते हो फ्यूचर के स्ट्रेटजी को कि अच्छा इसका इफेक्ट ये होगा हमारे फ्यूचर प्लान्स पे या जो ऑपरेशंस ऑलरेडी चल रहे हैं। ठीक है जी, तो आप उस पर फोरकास्ट करते हो कि इसका क्या असर होगा। फिर आप कहते हैं असेसमेंट करते हो, जो की इश्यूज हैं उनको किस तरह से आप एड्रेस कर सकते हो उस चेंज के पर्सपेक्टिव में। ठीक है जी, और उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। ये मतलब ये 4 तरह के स्कैनिंग, मॉनिटरिंग, फोरकास्टिंग और असेसमेंट। अच्छा जी, ये हमारा दूसरा चैप्टर है। इतना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके पोर्शन हैं। पहला पोर्शन है इसका ये पेस्ट एनालिसिस का। अच्छा, जबकि दूसरा इसका पोर्शन है कम्पिटिटिव फैक्टर्स का।
अगर आप हिस्ट्री को देखें, आई कैप पास पेपर्स को, तो ज़्यादातर कम्पिटिटिव फैक्टर से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। ठीक है जी, एक दो दफ़ा, मैक्सिमम 2 दफ़ा 3 दफ़ा उसने पूछा है पेस्टल में से, नहीं तो जो कम्पिटिटिव फैक्टर्स हैं वहाँ से ही ज़्यादा उसका फोकस है। इसलिए आपको ये मैं रिकमेंड करूँगा कि सिर्फ आप ये लेक्चर्स ले लें और जस्ट इसकी एक रीडिंग कर लें, पेस्ट एनालिसिस की एक ओवरव्यू ले लें इसका, तो वो इनफ होगा आपके लिए। लेकिन उसका दूसरा पोर्शन हम शुरू करेंगे, कम्पिटिटिव जो फैक्टर्स हैं वो आप ज़रा अच्छी तरह उसको याद कर लें और समझ लें, और पेस्ट को भी समझ लें, लेकिन इतना ज़्यादा इसको मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे बस एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अच्छा जी, तो दूसरे नंबर पे मैं बताना चाह रहा था कि अगर आप सिर्फ आई कैप की स्टडी टेक्स्ट भी ठीक है बिल्कुल, अगर आप लेना चाहें, नोट हैंड आउट्स लेना चाहें, तो आप सर आतफ आबदी हैं, स्कैंस में पढ़ाते हैं, उनकी बुक है BMBS मेड ईजी, बहुत अच्छी बुक है, मैंने वहीं से पढ़ के पेपर दिया था BMBS का। तो अगर तो आप आई कैप की रखना चाह रहे हैं तो कोई इशू नहीं, इसका ये होता है जी आप पढ़ लें एक दफ़ा और फिर आपको देखना पड़ता है कि मैंने कितना याद करना है और कौन सा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे याद करना चाहिए। लेकिन अगर आप वो बुक ले लेते हैं तो उसका आपको 150 पेजेस प्लस अप्रॉक्सीमेटली होंगे पेज उसके, तो वो आपको पता लग जाता है जी टू द पॉइंट, मैंने अच्छा ये याद करना है, ये याद करना है। नहीं अगर लेना चाह रहे तो आई कैप की बेस्ट है, आप यही रख सकते हैं। अच्छा जी, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, पेस्ट एनालिसिस में पहला हमारे पास है पॉलिटिकल एंड लीगल, ये उसने मर्ज कर दिया, आप इकट्ठा पढ़ लें इनको, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स। ठीक है जी, कहता है पॉलिटिकल लीगल फैक्टर आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। पॉलिटिकल की जो पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, उसकी स्टेबिलिटी है, कोई मार्शल लॉ लग गया है, ठीक है जी, कोई नेशनलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन हो गई है, कोई लॉकडाउन हो गया है, कोई स्ट्राइक हो गई है जो कि अगेंस्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी के, तो कहता है वो भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है। एग्जांपल उसने दिए हैं जी आगे, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड प्राइवेटाइजेशन है। नेशनलाइजेशन किसको कहते हैं जी, जब गवर्नमेंट जो पब्लिक प्रॉपर्टी को ओनरशिप गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप में ले ले, ठीक है। और प्राइवेटाइजेशन क्या है, जब प्राइवेट ओनरशिप हो जाए, जब ट्रांसफरिंग ओनरशिप टू दी पब्लिक। और नेशनलाइजेशन जैसे स्टील मिल है, PIA है, पाकिस्तान रेलवे है, ये सारे नेशनलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है जी, फिर आगे आता है जी ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कहता है ये भी आपके बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अब आप CPEC देख लें, वो सारा एक रोड नेटवर्क है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो उसका बेसिकली मकसद ही यही है। अच्छा, तो इसी तरह मतलब अगर ट्रांसपोर्ट, रोड नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो बिज़नेस ज़्यादा ग्रो करेंगे, उनकी कास्ट सेव होगी, टाइम बचेगा। ठीक है जी, तो इसलिए ये भी अफेक्ट करता है बिजनेस को। उसके बाद है जी एजुकेशन, कहता है अगर एजुकेशन पॉलिसी अगर किसी गवर्नमेंट की ठीक होगी तो वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, और जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, उनको जो लेबर अवेलेबल होगी वो भी ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी। पढ़े लिखे का क्या फ़ायदा है जी, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी को लर्न कर सकते हैं। उसके बाद है वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन, मतलब जनरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, एक अनस्किल्ड लेबर को स्किल्ड प्रोवाइड करना थ्रू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जो वोकेशनल या टेक्निकल एजुकेशन होते हैं, स्किल देना उनको। उसके बाद है जी, इससे भी कहता है जी आपको ट्रेनिंग के लिए एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ेगा बिजनेसेस को। वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन आपको इन्वायरमेंट से मिल जाएगी तो आपका टाइम अगेन फिर बचेगा। इस तरह जी इन्वायरमेंटल पॉलिसी है, जो कि जैसे पोल्यूशन को कम करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बन जाते हैं। ठीक है जी, फॉरेस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए जो वुड कटिंग होती है। उसके अलावा ये बिलियन ट्री सुनामी है, इनका भी आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है जी। उसके बाद है टैक्सेशन सब्सिडीज़ हैं। अच्छा, गवर्नमेंट क्या करती है, अगर उसने किसी चीज़ को डिस्करेज करना हो, जैसे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ हैं, या जैसे ये सिगरेट्स वगैरह हैं, ठीक है जी, उनको अगर डिस्करेज करना हो तो क्या करती है, टैक्स को बढ़ा देती है उस सेक्टर में।
ताकि वो चीज़ें कम लोग इस्तेमाल करें, ठीक है जी, उनकी डिमांड कम हो। तो इसी तरह वो टैक्सेशन अगर गवर्नमेंट या वैसे भी किसी सेक्टर में टैक्सेशन बढ़ा देगी तो वहाँ का बिजनेस अफेक्ट होगा उससे, और वो बिजनेस कम मतलब लोग आएंगे उसके अंदर। इसी तरह सब्सिडीज़ हैं, अगर जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स को गवर्नमेंट सब्सिडी देती है यूरिया पे एट्सट्रा, ठीक है जी। तो उस सब्सिडी से क्या होता है, आप इनकरेज करते हो लोकल इंडस्ट्री को, तो इससे क्या होता है, उस बिजनेस में ज़्यादा लोग आते हैं, ठीक है जी। आगे एग्जांपल दी है इसने जी 1970 2007 अगेन 7। अच्छा, उसके बाद सोर्सेज ऑफ लीगल अथॉरिटी। कहता है जी सोर्सेज ऑफ लीगल अथॉरिटी तीन तरह के हैं। एक सुप्रा नेशनल बॉडीज़ हैं, जैसे ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ठीक है जी। IFRS हो गया, आप अकाउंटिंग में पढ़ेंगे या पढ़ रहे होंगे, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं अकाउंटिंग के। उसके बाद नेशनल गवर्नमेंट है, जो आपकी पार्लियामेंट होती है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। उसके बाद रीजनल एंड लोकल गवर्नमेंट है, जो प्रोविंशियल असेंबलीज होती हैं आपकी, वो आ गया इसमें, ठीक है जी। ये सारे लीगल कहता है जी ये सोर्सेज हैं। बिजनेस लॉ में आपने पढ़ा होगा डिटेल्स। उसके बाद है जी एम्प्लॉयमेंट लॉ। ये कहता है जी एम्प्लॉयमेंट लॉ क्या करता है, ये आप वर्कर्स के बेनिफिट्स के लिए आप बनाते हो एक रूल एंड रेगुलेशन, ताकि उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो, कोई ज़्यादा उन पे अनफेयर डिसमिसल ना हो सके, उनकी ग्रीवांसेस हैं जो उनको आप एड्रेस कर सको। तो उसमें आप एक मिनिमम वेज रखते हो, ताकि उससे नीचे कोई बंदा एम्प्लॉयर अपने जो लेबर है उसको वेज ना दे। उसके बाद वर्किंग कंडीशंस आप रखते हो कि मतलब ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, ये इक्विपमेंट प्रोवाइड करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को, मतलब सारा ये एम्प्लॉयमेंट लॉ फॉर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज़ आप रखते हो। उसके बाद अनफेयर डिसमिसल है, उनको आप एड्रेस करते हो, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं कि अच्छा इसको कैसे आपने हैंडल करना है। रिडंडेंसी है, जो रिटायरमेंट बेनिफिट आप मिलते हैं या टर्मिनेशन एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन, एक जॉब आप छोड़ के जा रहे हो तो उस वक्त जो रिडंडेंसी लम्प सम जो पेमेंट देता है आपका एम्प्लॉयर आपको, वो रिडंडेंसी है कि उसका क्या कैसे देंगे, वो उसकी क्या ग्राउंड्स होंगी, ठीक है जी। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन है, कहता कुछ मुल्कों में डिस्क्रिमिनेशन होती है अगेंस्ट वेरियस कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब जो वर्कर्स हैं। ये कहता है जी जेंडर की बेस पे भी हो सकती है, मेल फीमेल, उसके अलावा कास्ट की बेस पे भी हो सकती है, आपकी स्किल की बेस पे भी हो सकती है, और डिफरेंट तरह की डिस्क्रिमिनेशन हो सकती हैं। तो एम्प्लॉयमेंट लॉ उसको भी एड्रेस करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह जेंडर इक्वालिटी है, कहता है जी वो ये भी कहता है जी सारे इक्वल हैं एट वर्क प्लेस पे। वैसे भी ये सारा एम्प्लॉयमेंट लॉ में बेसिकली वो ये बता रहा है कि जो हकूक़ हैं, मुलाजमीन के हकूक़ हैं, वो किस तरह के होने चाहिए। उसके बाद आता है जी हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ। इसमें जी पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की डिफरेंट तरह की, जिसमें वो रिक्वायर्ड करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेसेस हैं उनको चाहिए कि वो ऐसी अपनी पॉलिसी बनाएं हेल्थ एंड सेफ्टी के अकॉर्डिंगली, कि जो कि उनके एम्प्लॉयज़ के लिए भी अच्छी हों और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छी हों। विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं लोग, उनके लिए भी वो उनके जो ऑपरेशन हैं बिजनेस अच्छे हों, और रिगार्डिंग हेल्थ इश्यूज़, ठीक है जी। और जो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन जनरल पब्लिक रह रही है उसके लिए भी कोई मसला ना हो। तो ठीक है जी, ये सारे हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ में आते हैं। उसके बाद डाटा प्रोटेक्शन लॉ है। अच्छा जी, डाटा प्रोटेक्शन जो प्रोटेक्शन लॉ है वो होता है जी जो लिविंग प्राइवेट इंडिविजुअल हैं, जो आम लोग हैं, जनरल पब्लिक है, उनका रिकॉर्ड, ठीक है जी। कहता है ये दो तरह का हो सकता है, ऑर्डिनरी पर्सनल डाटा हो सकता है, दूसरे नंबर पर सेंसिटिव पर्सनल। ऑर्डिनरी में मतलब नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पॉपुलेशन, और दूसरे नंबर पर जो सेंसिटिव है उसमें आप किसी की बेस पे, जैसे आप एथनिक ओरिजिन की बेस पे, पॉलिटिकल ओपिनियंस की बेस पे, रिलीजन, ट्रेड यूनियन की बेस पे, उनके प्रोफेशन की बेस पे, या मेंटल हेल्थ की बेस पे डाटा कलेक्ट करते हो, तो वो भी डाटा पर्सनल डाटा में आता है, ठीक है जी। अब कहता है ये जो डाटा है इसका एक लॉ है जिसको हम डाटा प्रोटेक्शन लॉ कहते हैं, कि इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है। उसमें वो कहता है जी आप मेक श्योर करें कि जो आपके पास डाटा है वो एक्यूरेट है, और दूसरे नंबर पे वो सिक्योर है। मतलब जो आपने इंफॉर्मेशन गैदर की है वो पहले नंबर पे तो ठीक हो, दूसरे नंबर पे वो एक सिक्योर भी हो, आप उसको प्रोटेक्ट भी कर सकें।
और कहता है जी ये इलीगल है कि अगर आप किसी की परमिशन के बगैर उसका डाटा इकट्ठा कर लें, अपने पास रखें और अगले बंदे को पता भी ना हो। और एक तो आपने विदाउट परमिशन रखा और दूसरे नंबर पे आपके पास कोई जस्टिफाइबल रीज़न नहीं है, ठीक है जी, एवं ही आपने रख लिया, या कोई 2 नंबर आपके जो वो हैं मकासद हैं आपके, वो ठीक नहीं है, ठीक है जी। आपने पहले नंबर पे तो उसकी इजाज़त नहीं ली अगले बंदे की, और दूसरे नंबर पे आपका जो मकसद है वो भी ठीक नहीं है, तो ये इसमें प्रोटेक्शन ला है। उसके आगे कहता है जी आपने इसके अगले बंदे से उसकी परमिशन लें, एक्यूरेट हो और वो सिक्योर भी हो, प्रोटेक्ट भी हो। और कहता है जहाँ ज़रूरी हो, और अक्सर मामलात में ज़रूरी होता है कि आप गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट के साथ उसको लिंक भी करें, उसको बताएं कि हमारे पास ये डाटा मौजूद है। आगे जी हमारे पास ये लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डाटा प्रोटेक्शन लॉ एंड सिक्योरिटी है। अच्छा ये डाटा प्रोटेक्शन लॉ, इसमें जितना हम पढ़ रहे हैं अब तक ये अहम है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको अच्छी तरह देख लें। अच्छा इसकी ये प्रिंसिपल्स हैं कि पर्सनल डाटा मस्ट बी ऑब्टेन एंड प्रोसेस्ड फेयरली एंड लॉफुली। ये आप इसकी हेडिंग याद कर लें तो मतलब आगे आप खुद भी लिख सकते हैं। प्रोसेस्ड फेयरली एंड लॉफुली का मतलब कि अगले बंदे की कंसेंट उसमें शामिल हो जो आप डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद पर्सनल डाटा शुड बी ऑब्टेन ओनली फॉर वन और मोर स्पेसिफाइड रीज़न हो आपके पास, ठीक है जी, किसी मकसद के लिए आप इकट्ठा कर रहे हो और वो मकसद भी लीगल हो, इलीगल ना हो। पर्सनल डाटा गैदर्ड एंड स्टोर्ड अबाउट इंडिविजुअल शुड बी एक्यूरेट, रेलेवेंट एंड नॉट एक्सेसिव। कहता है पहले नंबर पे तो एक्यूरेट हो, कि आपके जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रू इंफॉर्मेशन हो, ठीक है जी, फॉल्स इंफॉर्मेशन ना हो, एक्यूरेट हो। और दूसरे नंबर पे रेलेवेंट हो, जिस मकसद के लिए आप ले रहे हैं इंफॉर्मेशन भी वैसी ही हो, ये ना हो कि आपका मकसद कुछ और है लेकिन आप इंफॉर्मेशन कुछ और इकट्ठी कर रहे हो। और उसके बाद नॉट एक्सेसिव, कहता है जितनी ज़रूरत है उतनी ही आप इंफॉर्मेशन अगले बंदे से लो, ये ना करो जिसके साथ जो नस्लें हैं उनका डाटा आप उनसे मांगने लग जाओ। ज़रूरत आपको सिर्फ फॉर टाइम बीइंग एक काम के लिए थी, ठीक है जी, लेकिन आपने उन पर इतना बर्डन आप डाल रहे हो अगले बंदे पे, तो ये एक्सेसिव ना हो। उसके बाद डाटा शुड नॉट बी हेल्ड फॉर लॉन्गर देन नेसेसरी फॉर इट्स पर्पस। कहता है जितने वक्त तक आपको ज़रूरत है रखो, उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ कर दो। पर्सनल डाटा शुड बी प्रोसेस्ड इन अकॉर्डेंस विद सर्टन स्पेसिफिक राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। कहता है इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं उनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि किसी और बंदे को आपने वो हैंड ओवर डाटा नहीं करना उसकी परमिशन के बगैर। उसके बाद जी पर्सनल डाटा दैट इट हेल्ड अबाउट इंडिविजुअल शुड बी केप्ट सिक्योर, प्रोटेक्शन उसकी होनी चाहिए अनऑथोराइज, कहता है एक्सेस नहीं देनी आपने किसी को भी उसकी। उसके बाद पर्सनल डाटा क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र गाइडलाइंस, कहता है अब अगर आपने डाटा तो इकट्ठा कर लिया लेकिन आप उसको किसी ऐसे मुल्क में ना भेजें कि जहाँ पे उसकी प्रोटेक्शन के अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं हैं। आपकी इंटेंशन तो ठीक थी और जहाँ जिस मुल्क में आपने इकट्ठा किया डाटा वहाँ पे वो सेफ़ था, लेकिन आपने किसी ऐसे मुल्क में भेज दिया उस डाटा को। इंटेंशन भी आपकी ठीक है लेकिन उस मुल्क का आपका सिक्योरिटी जो लॉ है रिगार्डिंग डाटा प्रोटेक्शन वो अच्छा नहीं है, तो कहते हैं आप वहाँ पे उसको ना भेजें। ये प्रिंसिपल्स हैं डाटा प्रोटेक्शन के। उसके बाद आता है जी, अच्छा जी उसके बाद है साइबर लॉ। साइबर लॉ कहता है इंटरनेट और इंटरनेट रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो सारी इसमें आती है, कवर करता है साइबर लॉ, कि मतलब वो ट्रांजैक्शन को कैसे सेफ कर रखना है, उनको कॉन्फिडेंशियल कैसे रखना है, उनकी सिक्योरिटी को कैसे पॉसिबल बनाना है, कैसे कलेक्ट करना है डाटा, स्टोर कहाँ पे करना है, रिट्रीव कहाँ से करना है, उसको कैसे करना है जब वापस आप। उसके बाद डिससेमिनेट स्प्रेड कैसे करना है इंफॉर्मेशन को, ऐसा ना हो कि जो कोई रॉन्ग या इलीगल सर्वर भी आपकी वो जो सारी इंफॉर्मेशन है उसको लीक आउट कर दे, ठीक है जी, ये साइबर लॉ में आता है। तो इसके बाद कंपटीशन लॉ में मोनोपोली है हमारे पास, एंटी कोलिशन रेगुलेशंस हैं, प्राइस कंट्रोल है। मोनोपोली क्या है जी, कोई भी एक प्रोड्यूसर या सेलर होगा मार्केट में एक प्रोडक्ट का जिसका कोई रेलेवेंट सब्सटीट्यूट नहीं है तो उसको हम कहते हैं जी ये मोनोपोली है। मतलब एक ही बंदा है वही सारा कंट्रोल करता है सप्लाई को, ठीक है जी, मोनोपोली है। कहता है मोनोपोली गवर्नमेंट क्या करती है पहले नंबर पे तो मोनोपोली होने से बचाती है, बनने से रोकती है। अगर कहता है मोनोपोली बन जाए तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस फिर जो गवर्नमेंट है वो सेट करती है ताकि जो जनरल पब्लिक है वो इससे कम उसका एडवर्स इफेक्ट उस पर जाए, ठीक है जी, मोनोपोलीज में आ जाता है जी। रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, एडिशनल कोई मेजर्स गवर्नमेंट लेती है उस पर। उसके बाद है एंटी कोलिजन रेगुलेशंस। कहता है कोलिजन रेगुलेशन, कोलिजन होता क्या जी, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा
मैक्रो में कार्टेल सिस्टम, ठीक है जी। उसमें क्या होता है, ट्रेड एसोसिएशन सीक्रेटली एक एग्रीमेंट करती हैं टू मैनिपुलेट प्राइस लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। उसमें वो गवर्नमेंट को बताए बगैर ही खुद ही एक प्राइवेट सीक्रेट तौर पे एक प्राइस सेट करती हैं जिसके नीचे वो कोई भी नहीं बेचता, जिससे जनरल पब्लिक को नुकसान होता है। तो कहता है गवर्नमेंट क्या करती है, एंटी कोलिजन रेगुलेशंस बनाती है उनको रोकने के लिए। प्राइस कंट्रोल है इसी तरह कि गवर्नमेंट क्या करती है जी, ऑफिशियल अप्रूवल देती है, प्राइसेस की लिस्ट जारी करती है। जैसे ग्रॉसरीज की आपने देखा होगा, ये जो वेजिटेबल्स शॉप हैं, ग्रॉसरी वाली शॉप हैं, उन पे पड़ी होती है लिस्ट। इसी तरह एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस सेट करती है, मतलब जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए। अच्छा, उसके बाद है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अच्छा जी, ये आगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, ये सारा बिजनेस लॉ वाला ही है, ठीक है जी, आप पढ़ लें इसको। उसके बाद सेल ऑफ गुड्स लेजिस्लेशन, इसमें टाइटल की बात करता है, वो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स की बात करता है, क्वालिटी की बात करता है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है आपने, ठीक है। जिसकी डेट एक्सपायरी ना हो, उसका टाइटल ठीक हो, जिस प्रोड्यूसर ने बनाई है तो उसी का वो नाम हो, कोई जाली नंबर पे बंदा चीज़ें ना बेच रहा हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ठीक तरह से लिखे हुए हों ताकि जो कंज्यूमर है वो असेस कर सके उसको। और प्रोड्यूसर, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का जो एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, जिसकी बात करता है वो। उसके बाद है जी रिस्पॉन्डिंग टू पॉलिटिकल एंड लीगल डेवलपमेंट्स, को रिस्पॉन्ड कैसे करना है। इसमें कहता है जी हर जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने एक अपना लॉबी ग्रुप रखा होता है, जो जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं एनवायरनमेंट में, वो उन चेंजेस को टेक ओवर करते हैं, ठीक है जी, और असेस करते हैं सारा, और देखते हैं कि हमने इसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। लॉबी ग्रुप का काम ही सिर्फ ये होता है कि बैठ के सोचना और देखना कि क्या क्या हो रहा है बाहर के उसमें, ठीक है जी, ये लॉबी ग्रुप है। उसके बाद आते हैं जी हमारा, चलते हैं आगे जी, इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर में दो तरह के फैक्टर्स हैं, एक मैक्रो फैक्टर्स हैं और दूसरे माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ठीक है जी। मैक्रो में हम होल इकोनॉमी की बात करते हैं, एग्रीगेट डिमांड की, एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं, जबकि माइक्रो में हम बायर सेलर इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, इंडिविजुअल बायर सेलर फर्म्स की बात करते हैं, ठीक है जी। डिमांड और सप्लाई जो मार्केट फोर्सेस फाइंड आउट करती हैं उसकी बात करते हैं हम। उसके बाद माइक्रो छोटा लेवल है, मैक्रो बड़ा लेवल है। इकोनॉमिक पॉलिसी है जी, कहता है गवर्नमेंट की वो वाली पॉलिसी जो कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ है। कहते हैं इनको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाती है उसको इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। उसके बाद है जी मेजरिंग एक्टिविटी इन द नेशनल इकोनॉमी। कहते हैं नेशनल इकोनॉमी में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको मेजर करना, जैसे जीडीपी है, नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, ये सारी आती हैं मैक्रो में। मैक्रो इकोनॉमिक्स इसको मेजर करती है। जीडीपी को कहते हैं तीन तरह से हम कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर अप्रोच है, इनकम अप्रोच है, आउटपुट अप्रोच है, कि जितना एक्सपेंडिचर लग रहा है उसको आप सारे को इकट्ठा कर लें, या इनकम है जितनी भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी, या जितने भी सेक्टर हैं उनकी इनकम को आप इकट्ठा कर लें, आउटपुट है जितनी प्रोडक्शन हो रही है, ग्रोथ है, उसको आप इकट्ठा कर लें, तो ये आपको पता चल जाएगा इकोनॉमी का एक्टिविटी उसकी, मतलब कि किस हिसाब से वो चल रही है, ठीक है जी। उसके बाद कहता है हमें डिटेल में नहीं जानना चाहिए, हमें BM BS पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स हम पढ़ के आ गए हैं, ठीक है, तो इसको बस लाइट लेना है, इतना दिल पे नहीं लेना आपने। तो आगे चलते हैं जी, एक्सपेंडिचर अप्रोच है टू कैलकुलेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें हम क्या करते हैं जी, इकोनॉमिक एक्टिविटी का फार्मूला है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, या एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। ये आपने एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, ये वही फार्मूला। गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी के मकसद क्या हैं जी, मकसद क्या होता है जी, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इकोनॉमी की ग्रोथ होना, उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन रखना, ये गवर्नमेंट के इसमें मकसद हैं। ये लिंक है बिटवीन नेशनल इनकम ग्रोथ और इन्फ्लेशन। कहता है जब ग्रोथ होती है तो इन्फ्लेशन भी साथ में होती है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ऑब्जेक्टिव्स में के। उसके बाद है जी इकोनॉमिक साइकिल, इसके जिसके चार, इसके कहता है जी ट्रेड साइकिल है, बिजनेस ट्रेड साइकिल, इसके कहता है जी चार फेजेस हैं। पहली है जी, सबसे पहली फेज़ है इसकी बूम है, जो कि पीक, फिर रिसेशन आता है, फिर ट्रफ, फिर रिकवरी होती है दोबारा, ठीक है जी। कहता है जब नेशनल इनकम एक साल से दूसरे साल बढ़ती है तो ग्रोथ होती है, और जब वो कम होती है तो वो रिसेशन फेज होती है। आगे इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन है जी, कहता है जनरल प्राइसेस का बढ़ जाना
गुड्स एंड सर्विसेज की जनरल प्राइसेस का बढ़ जाना इन्फ्लेशन कहलाता है, ठीक है। उसका इम्पैक्ट क्या है, कहता है बिजनेस आर अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन, इफेक्ट होते हैं। उन रिसोर्सेज को एक्वायर करने के लिए ज़्यादा पे करना पड़ता है, जैसे मटेरियल है, लेबर है। उसके बाद जी वो चाहेंगे कि जितना हम ज़्यादा ये पे कर रहे हैं रिसोर्सेज अवेल करने के लिए, वो ज़्यादा सारा बर्डन हम कस्टमर पे डाल दें, ताकि वो हमारा नेट इफेक्ट सेम हो जाए और हमारा कास्ट कवर हो जाए उसमें, ठीक है जी। तो कहता है जिसकी वजह से जो कंज्यूमर्स हैं इंडिविजुअल, उनको ज़्यादा पे करना पड़ता है गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल करने के लिए, और इसी वजह से हायर वेजेस और सैलरीज भी बढ़ जाती हैं। उसके बाद कहता है जी इन्फ्लेशन तो होती ही होती है, लेकिन अगर इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन हो तब भी इन्फ्लेशन हो जाती है, ठीक है जी। ये इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है जी, वो प्राइसेस बढ़ जाती हैं, वही है सेम। उसके बाद है जी इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कहता है जी अनएम्प्लॉयमेंट का क्या इफ़ेक्ट होगा। कहता है जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम होगी, जिसकी वजह से उनकी वेलफेयर कम होगी, उनकी बेसिक नीड्स कम पूरी होंगी, ओवरऑल जो इकनॉमिक ग्रोथ है वो भी कम होगी। जब कस्टमर लेने वाले ही थोड़े होंगे तो इकनॉमिक ग्रोथ भी कम होगी। उसके बाद कहता है जी वेरी लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट माइट आल्सो अनवेलकम। वो कहता है अगर बहुत ज़्यादा लो हो जाए वो भी कहता है अनवेलकम है। अगर सारे लोग काम पे लग जाएं तो जो फर्म अगर नए बंदे हायर करना पड़ जाएं तो उनके पास बंदे ही अवेलेबल नहीं होंगे जो कि सूटेबल हों उस जॉब के लिए। तो इसलिए कहता है जी एक सर्टन लेवल तक अनएम्प्लॉयमेंट का होना भी अच्छी बात है। अगर बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है वो बढ़ जाएगी, और जो फर्म है जो उनका रिक्वायरमेंट है उनकी सैलरी के अकॉर्डिंगली, उनकी जॉब के अकॉर्डिंगली, स्किल्स के अकॉर्डिंगली उनको बंदे नहीं मिलेंगे। आगे जी टाइप्स हैं या एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की। सबसे पहले है जी ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल कौन सी होती है, अगर बंदा जो एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे जब जाता है, वो जो छोड़ के जाने तक का जो वक्त है, टाइम पीरियड है, उसमें जो बंदा बेरोज़गार रहता है उसको कहते हैं ट्रांजिशनल, ठीक है जी। उसके बाद है फ्रिक्शनल। जब लोग डिसमिस कर दिए जाते हैं जॉब से शॉर्ट टर्म में, उसको डिसमिसल कहते हैं जी। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। स्ट्रक्चरल क्या है जी, जब सिग्निफिकेंट चेंज आ जाता है किसी भी इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर में, ठीक है जी। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, या यूके में शिपिंग इंडस्ट्री है, तो वो आ जाता है स्ट्रक्चरल चेंजेस। उसके टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है कि न्यू टेक्नोलॉजी आ गई आपके पास, जो बंदे पुराने थे उनके पास ना ही ट्रेनिंग थी, ना वो स्किल थी, ना वो नॉलेज था, तो आप क्या करते हो उनको डाउन साइजिंग आप कर देते हो, ठीक है जी, उनको निकालना शुरू कर देते हो, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट होगी टेक्नोलॉजिकल। उसके बाद है जी रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो किसी भी पर्टिकुलर रीजन में होती है। उसके बाद है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे विंटर में आप टूरिस्ट का बिज़नेस जो है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। सर्दियों में तो वो टूरिस्ट का जो होगा वो, बाकी जो गर्मियों में होंगे वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट होगी, इसको कहते हैं सीज़न की वजह से। उसके बाद है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो बिजनेस ट्रेड साइकिल की वजह से, बूम, रिसेशन, इसकी वजह से जो डाउन टर्न है, ठीक है जी, इनकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी वो है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद है जी इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक स्टैगनेशन। इकोनॉमिक स्टैगनेशन ये है जी जब आप अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ जो रिसोर्सेज हैं उनका ठीक से आप इस्तेमाल नहीं, जब रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ नहीं होता और एक्सेसिव रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हों लेकिन आप उनको ठीक तरह से इस्तेमाल ना कर सकें, और जिसकी वजह से इकोनॉमी ग्रो ना करे, तो उसको कहते हैं जी इकोनॉमिक स्टैगनेशन। उसके बाद है जी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक रिसेशन प्रोटेक्शनिज्म। अच्छा जी, इसमें कहता है अगर कोई भी इकोनॉमी किसी मुल्क की वो ग्रो नहीं कर रही, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो है, तो वो जो मुल्क है, वो कंट्री है, वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगा कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ तो नहीं हो रही लेकिन ओवरऑल नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए वो रेगुलेशंस अपनी बनाता है। तो जो वो अब इकोनॉमिक उस मुल्क की जो इकोनॉमी है वो तो ग्रो नहीं कर रही, तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे जो मुल्क हैं, अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं, उनकी
कॉस्ट पे अपने मुल्क की नेशनल इनकम को बढ़ा देगा। उनकी कॉस्ट पे कैसे? वो इंपोर्ट्स पे बैन लगा देगा, कोटा लिमिट्स लगा देगा, रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा, टैक्सेस लगा देगा, ताकि इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया जा सके। जब इंपोर्ट्स डिस्करेज होंगी तो इसका मतलब है जो दूसरे मुल्क हैं उनकी एक्सपोर्ट डिस्करेज हो गई, तो उन मुल्कों में जो नेशनल इनकम है वो कम हो जाएगी। और ये जो मुल्क है जहाँ जो पॉलिसी बना रहा है, ठीक है जी, तो इनकी नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। जब इंपोर्ट्स यहाँ कम आएंगी तो लोगों के पास ज़्यादा पैसे होंगे, ठीक है जी। और वो मतलब इंपोर्ट पे नहीं पैसे खर्चेंगे वो, तो वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकते हैं। आगे इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं, जो फॉरेन करेंसी की बात करता है, ठीक है जी, वो आगे आप देख लें। इंटरनेशनल पेमेंट्स एंड डिसइक्विलिब्रियम है, ये जो एक्सचेंज रेट में डिफरेंस है, $1 160 रुपीज़ पाकिस्तानी है, ठीक है जी, डिसइक्विलिब्रियम है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स में जो फ़र्क है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रेट्स हैं, इंटरनेशनल पेमेंट्स एंड डिसइक्विलिब्रियम है। फिर नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, हमने पढ़ा पहले, ठीक है जी। उसके बाद फिस्कल पॉलिसी है। फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है जी, आप फिस्कल पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट, और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सेंट्रल बैंक बनाता है। फिस्कल पॉलिसी में जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बताती है कि कितने एक्सपेंडिचर होंगे हमारे जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे लगेंगे, ठीक है जी। उसके बाद टैक्स के रेट्स बताती है गवर्नमेंट, ठीक है जी। फिस्कल पॉलिसी में आता है सारा। इसके बाद टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी होती है एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी में क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ा देती है और टैक्सेस को कम कर देती है, और जबकि कॉन्ट्रैक्शनरी में गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ाती है और अपने एक्सपेंडिचर कम करती है। इसी तरह मॉनेटरी पॉलिसी है, सेंट्रल बैंक बनाता है। ये सारे जो पॉलिसीज हैं किसको होती हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, और उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है जी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को चेंज करता है, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। उसके बाद क्रेडिट जो कंडीशंस हैं उनको करता है, ठीक है जी। इसमें भी टाइट है और लूज मॉनेटरी पॉलिसी है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है जी, स्टिफ क्रेडिट कंडीशंस होती हैं, ये मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं। और उसके बाद जो मनी की सप्लाई है वो भी कंट्रोल करके कम कर दी जाती है, जबकि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता है। जबकि जो दूसरी तरफ आप देख लें, लूज मॉनेटरी पॉलिसी है, उसमें इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाता है और मनी की सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है और इजी क्रेडिट कंडीशंस रख दी जाती हैं। इनके इम्पैक्ट हैं आगे इकोनॉमी में, ठीक है जी। आगे फैक्ट ऑफ मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट्स है, ये आप पढ़ लें, खुद भी नाम भी पढ़ें तो इतना इसका इशू नहीं है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी मेजर्स का इम्पैक्ट क्या है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है जी माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसमें कहता है, वो बात करता है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन द इकोनॉमी, जैसे कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, गवर्नमेंट है, इन सब के जो बिहेवियर है उसकी बात करता है माइक्रो में। एक छोटे लेवल पे, मतलब छोटे लेवल से मुराद है कि होल इकोनॉमी की बात यहाँ पे नहीं की जाती। आगे कहते हैं इसकी ब्रांचेस हैं, तो एग्जांपल है वन प्रोडक्ट, वन प्राइस, वन कंज्यूमर, वन हाउस होल्ड, वन बिजनेस, और इवन वन इंडस्ट्री की भी बात यहाँ पर होती है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहता है जो सेल प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की, वो जो मार्केट फोर्सेस हैं जिनको हम डिमांड और सप्लाई कहते हैं। डिमांड मतलब जो लोग डिमांड करते हैं, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है कंज्यूमर की, ओवरऑल उसको डिमांड कहते हैं। और सप्लाई जो प्रोड्यूसर उनको सप्लाई करता है, ठीक है जी। कहता है इनका जो दोनों का इक्विलिब्रियम होगा वो ही प्राइस होगी उस गुड या सर्विसेज की, ठीक है जी। अब ये वो बात करता है इलास्टिक इन इलास्टिक की, ठीक है जी। डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा होगी तो क्या होगा। ये जो आपने लॉ पढ़े हैं, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई इकोनॉमिक्स में। उसके बाद मोनोपोली प्राइसिंग है, ये वही जो हमने पीछे मोनोपोली पढ़ी है। उसके बाद ये कम्पिटिटिव मार्केट की बात करता है, उसमें कास्ट की बात करता है, वो कहीं कौन कौन से फैक्टर हैं जो कास्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। प्राइस इन्फ्लेशन है, सप्लायर प्राइस, रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स हैं, एक्सचेंज रेट की मूवमेंट्स हैं, क्वालिटी है, अदर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हैं। उसके बाद इनकम ऑफ कस्टमर कहता है, वो भी अफेक्ट करती है। अगर कस्टमर की इनकम ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, जब डिमांड ज़्यादा होगी तो जो चीज़ें हैं उनकी सप्लाई भी ज़्यादा होगी और प्राइस जो है वो उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगी, ठीक है जी। इसी तरह अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं जो प्राइस को, उनमें सब्सटीट्यूट गुड्स हैं, कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं,
सब्सटीट्यूट गुड्स मतलब अगर एक गुड्स की आप प्राइस बढ़ाते हो तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, और कम्प्लीमेंट्री में अगर आप एक की प्राइस कम करते हो तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ जाएगी, उसकी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, दूसरे की बढ़ जाएगी, कम्प्लीमेंट्री है। उसके बाद जी टेस्ट एंड फैशन है कंज्यूमर का, ये वही है मतलब तकरीबन सारा, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गया। उसके बाद इलास्टिक एंड इन इलास्टिक आ गया। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ इलास्टिसिटी, सिग्निफिकेंट क्या है, कहता है सिग्निफिकेंस में आप ये देख लो कि अगर किसी चीज़ की जो डिमांड है वो इन इलास्टिक होगी तो वहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो अपना जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ करने के लिए प्राइस को बढ़ा देगा। जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर किसी चीज़ की जो डिमांड है वो इलास्टिक है तो जो प्रोड्यूसर या सेलर है वहाँ पे अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उसकी प्राइस को कम कर देगा ताकि डिमांड यहाँ पे बढ़ जाए। अच्छा, उसके बाद ये इलास्टिसिटी एंड सेटिंग प्राइसेस आ गया। इन इलास्टिक डिमांड मतलब वही चीज़ें हैं सारी ये, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास सोशल, कल्चरल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स, कि ये फैक्टर बिजनेस को किस तरह अफेक्ट करते हैं। इसमें कहता है जी हैबिट्स हैं, टेस्ट्स हैं लोगों के, वैल्यूज़ हैं, प्रेफरेंसेस हैं, उनके तौर तरीके कैसे हैं, उनकी कस्टम्स कैसे हैं, नॉर्म्स कैसी हैं, उनकी रवायात कैसी हैं। उसके बाद साइज, स्प्रेड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी कैसा है। इसमें आ जाता है जी हमारे पास एजिंग पॉपुलेशन आ गया हमारे पास। एजिंग पॉपुलेशन में बात करता है कि कुछ जो मुल्क हैं वहाँ पे जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन उसके साथ ही जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चे कम पैदा होंगे, बर्थ रेट कम है, और दूसरी तरफ हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि चंद सालों बाद, 10-20 सालों बाद जो ओल्डर लोग होंगे, ज़्यादा उम्र के, वो ज़्यादा होंगे बनिस्बत उसकी जो कि कम उम्र लोग हैं। तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन को और गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि आज से कुछ देर बाद या कुछ सालों बाद हमारा सबसे ज़्यादा जो खर्चा होगा वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में चला जाएगा, और जबकि दूसरी तरफ जो यंगर जनरेशन होगी वो इकोनॉमिक बर्डन को ठीक तरह से टैकल नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनको टाइम लगेगा ट्रेनिंग में, स्किल डेवलप करने में, नॉलेज गेन करने में, ठीक है जी। और इसी तरह अदर डेमोग्राफिक पैटर्न में आता है जी, कुछ कहीं पे मोर्टेलिटी जो रेट्स है, डेथ रेट है, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और चाइल्ड बर्थ रेट भी हाई होता है, बट लो रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कम होता है। मतलब किस तरह अफेक्ट करते हैं। सोशल एंड कल्चरल रिस्पॉन्सेज हैं, पीपल्स एटीट्यूड टू वर्क एंड वेल्थ, रोल ऑफ फैमिली, मैरिज, रिलीजन, एजुकेशन, एथिकल इशू, सोशल रिस्पॉन्सिबलनेस ऑफ बिजनेस, ये सारा इसमें आता है जी। उसके बाद है जी इफेक्ट ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कहता है इन चेंजेस का ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है जी। कहता है इफेक्ट तो पड़ता ही पड़ता है। कहता है जब पॉपुलेशन का साइज ज़्यादा हो जाएगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस को सोचना पड़ेगा कि एक्सपेंड कैसे करना है ताकि सप्लाई को बढ़ाया जा सके। और दूसरी तरफ कहता है जी अगर एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, बर्थ रेट कम है, तो भी उनको सोचना पड़ेगा कि विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जो एग्जिस्टिंग लेबर है उनको ट्रेनिंग कैसे देनी है और कब रिटायरमेंट उनको देनी है, ठीक है जी। और दूसरी तरफ ये यंग पॉपुलेशन है उनको जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो किस तरह से देनी है ताकि बिज़नेस हमारा ज़्यादा अफेक्ट पूरे तरीके से ना हो सके। ये होते हैं जी इफेक्ट ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है जी बिजनेस एथिक्स। ये बिजनेस एथिक्स कहता है जी डिसिप्लिन डीलिंग विद द व्हाट इज़ गुड एंड बैड एंड विद मॉरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। उसमें कहता है जी ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी, ट्रस्टवर्दीनेस, लॉयल्टी, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कुछ अच्छी आदतें हैं जो कहता है जी बिजनेस में होना इनका लाजमी है। अखलाकियात हैं ये, ठीक है जी। अच्छा, ये सारी जो अखलाकियात हैं ये कहता है जी अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए भी होनी चाहिए और जनरल पब्लिक के लिए भी इनका होना लाजमी है। कि मतलब कोई भी अगर आप काम करते हो तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन का भला हो रहा है तो ठीक है, लेकिन जनरल पब्लिक को उसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आप उनका कोशिश करो कि उनका भी भला हो, लेकिन अगर भला नहीं भी हो रहा तो उनका नुकसान ना हो एटलीस्ट। ये इसमें जी बिजनेस एथिक्स है। उसमें है जी आगे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में बात करता है जी इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज ऑन वर्किंग मेथड्स पे क्या चेंज आएगा। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे चेंज।
वर्किंग मेथड्स में वो बात करता है जी कि आपको चाहिए अगर टेक्नोलॉजी आई है तो आप उसको अडॉप्ट करें, अडाप्टेबिलिटी होनी चाहिए, तो अपने जो ऑपरेशन हैं उनको कन्वर्ट करें, जो न्यू टेक्नोलॉजी है उस पर लेके शिफ्ट करें, ठीक है जी। इससे आपकी कॉस्ट बचेगी, टाइम बचेगा, एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी होगी आपकी। तो इसी तरह कहता है जी, आगे एग्जांपल उसने दी है जी नोकिया और सैमसंग की। कहता है जी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, नोकिया ने कहा जी मैंने इंप्रूव नहीं होना, तो सैमसंग तो शिफ्ट कर गया, तो जिसकी वजह से नोकिया को नुकसान उठाना पड़ा लॉन्ग टर्म में। और अब जाके नोकिया भी एंड्रॉयड पे शिफ्ट हो गया है, तो अब होने का कोई फ़ायदा नहीं है। कहता है जी विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तो आपको भी चाहिए कि अपना बिजनेस चेंज कर लो। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी। कहता है इसका इफेक्ट ये होता है जी डाउन साइजिंग करना पड़ती है। जब टेक्नोलॉजी आती है तो आपको जो आपकी लेबर फोर्स है, वर्क फोर्स है, वो कम करना पड़ती है, क्योंकि रोबोटिक मैकेनिज्म आज के दौर में आईटी के सिस्टम्स में आ गए हैं, ठीक है जी। फिर डी लेयरिंग करनी पड़ती है आपको, उसके बाद आउटसोर्सिंग करना पड़ती है। कुछ काम आप डिपार्टमेंट सिरे से ही ख़त्म करके वो आउटसोर्स कर सकते हो, ठीक है जी। बाहर से आप वो काम जो आप खुद कर रहे थे एक डिपार्टमेंट में, वो सारा डिपार्टमेंट ख़त्म करके आप वो काम बाहर से करवा लेते हो। डी लेयरिंग में भी ऐसे आप मतलब जो शिफ्ट करते हो उनको एडजस्ट करते हो अपने हिरार्की को, और स्ट्रक्चर ऑफ हिरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कहते आप चेंज करते हो। डाउन साइजिंग, डी लेयरिंग आ गया जी। आउटसोर्सिंग हमने पढ़ लिया। उसके बाद जी बात करता है जी रीस्ट्रक्चरिंग की। डिफरेंट फंक्शंस सेक्शंस को आप रिस्ट्रक्चर करते हो। उसके बाद वर्चुअल कंपनी कहता है कोई ऐसी कंपनी जो कि एक या दो बंदा एक जगह बैठ के कमरे में बैठ के पूरी ये कंपनी चला रहे होते हैं, ठीक है। जैसे दराज डॉट पी के है, नियर पियर है, उसके अलावा अमेज़ॉन है। अच्छा, उसके बाद है जी ऑनलाइन सोशल मीडिया। आपको सबको पता है बिग डाटा क्या है जी। ये जो बिग डाटा में कहता है जी सर्वे किए जाते हैं लोगों के बिहेवियर को देखा जाता है, फैशन को, टेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए बिजनेस को डिसीजन किए जाते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरियस सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ के एग्जांपल हैं उसकी। अच्छा, अब हमारे पास आता है जी इकोलॉजिकल फैक्टर्स या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें कहता है जी आप यूज़ ऑफ रिसोर्सेज पे देखें कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए, रिन्यूएबल हों या नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल यूँ हैं वो वाले रिसोर्सेज हैं जो कि आप एक दफ़ा इस्तेमाल करके दोबारा उनको इस्तेमाल में लेके आ सकते हो। जैसे आप समझ लो फॉर एग्जांपल ग्लास बॉटल्स हैं जो, ठीक है, पेप्सी जो रेगुलर जो बॉटल होती है 20-30 रुपए वाली, वो एक रिन्यूएबल एसेट है, ठीक है जी। आप उसको दोबारा आप उसको साफ़ करके केमिकल से तो आप दोबारा उसमें जो वो लिक्विड है वो फिल अप कर सकते हो उसको, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल में जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं वो आ जाती हैं जी, या प्लास्टिक बैग्स हैं, वो नॉन रिन्यूएबल हैं जो कि पोल्यूशन का बायस बनते हैं। तो कहते हैं जी हमें चाहिए कि रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उनको फोकस करें। यहाँ के उसने एग्जांपल्स दी हैं जी, ओवर फिशिंग है, डिप्लीटेड फिश स्टॉक्स, ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स फॉर बायोफ्यूल्स, पाम ऑयल्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद है जी कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं जी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये गैस का ज़्यादा से ज़्यादा हवा को हमारे को पोल्यूट करना, उसको कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। ये धुआं से, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, हीटिंग एंड लाइटिंग से जो एक पोल्यूशन या रेज अमिट होती हैं वो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग उसका बड़ा वजह बनती है उसकी। ग्रीन हाउस गैसेस जो रिलीज होती हैं, ठीक है। जिसके बाद है पोल्यूशन में नॉइस, हीट ट्रांसफर, पैकेजिंग, मतलब ये सारी वो वाली ये बात बता रहा है कि जो ऑर्गेनाइज बिजनेस से जनरेट होती हैं ये चीज़ें, फैक्टर जो कि हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं, ठीक है। पैकेजिंग हो गया, नॉइस पोल्यूशन, हीट पोल्यूशन। कहता है इन सब जो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं या एडवर्स इफेक्ट हैं, इनको टैकल करने के लिए जो बड़ी कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, वो अपनी एफिशिएंसी जो है इम्प्रूव्ड एनर्जी एफिशिएंसी, वो एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्रूव करती हैं, मतलब कम से कम एनर्जी को वो यूज़ करती हैं, ऐसे नए नए वो सिस्टम्स को अडॉप्ट करती हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी वो कहता है अडॉप्ट करती हैं, सोर्सिंग गुड्स लोकली सो एज टू रिड्यूस ट्रांसपोर्ट कास्ट,
ताकि ट्रांसपोर्ट कास्ट बचे, और जब ट्रांसपोर्ट कम से कम होगी तो नॉइस पोल्यूशन भी कम से कम, और दूसरी जो फ्यूल से धुआं निकलता है वो भी कम से कम होगा। इसी तरह आईटी को ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके बाद प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो एडवांस हो उसको कहता है पिकअप करते हैं वो, और पैकेजिंग को रिड्यूस करते हैं ताकि जो प्लास्टिक के बैग्स हैं और प्लास्टिक की पैकिंग है और पैकेजिंग है वो कम से कम हो। कहता है बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी टू अ रेंज ऑफ स्टेक होल्डर। कहता है जी सस्टेनेबल बिजनेस वो वाला बिजनेस है जिसके हर प्रोसेस में, हर प्रोडक्ट से, हर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से एडिक्वेटली एड्रेस हो रहा हो करंट इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। ठीक है, जो सबको फॉलो करे, मतलब जो भी वो काम करती है वो सबको जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं करंटली जो जिनका सामना करना पड़ रहा है हमें, वो सबको मद्देनज़र रखते हुए सारे ऐसे प्रोसेस अपने करती है ताकि वो भी अपना उसमें हिस्सा डाल सके उसको टैकल करने के लिए। ठीक है जी, उसमें कहता है जी जनरल जो इन जनरल बिजनेस इज डिस्क्राइब्ड एज ग्रीन इफ इट इनकॉर्पोरेट करता है प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। उसके बाद सप्लाई करता है एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ग्रीनर देन ट्रेडिशनल कंपटीशंस, enduring commitment to environmental principles। आ जाता है जी बेनिफिट्स टू स्टेक होल्डर को। कहता है इसके अगर आप कोई इन्वायरमेंटल फ्रेंडली आप कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करते हो तो उसका स्टेक होल्डर को कहता है क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। कहता है जी जब प्रॉफिट बढ़ेगी, जब आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली कहता है आप प्रोडक्ट्स दोगे तो कहता है फिर जो आपकी कस्टमर की लॉयल्टी है वो बढ़ेगी, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, जिससे शेयर होल्डर का डिविडेंड बढ़ेगा, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बोनस बढ़ेंगे, उनकी सैलरी ज़्यादा होंगी, गवर्नमेंट को टैक्सेस ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है जी, सोसाइटी को अच्छी गुड्स और सर्विसेज मिलेंगी, और ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है वो भी हमारा अच्छा होगा। ये स्टेक होल्डर को इसके फ़ायदे हैं जी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो पॉलिसीज़ हैं। तो जी ये था हमारा पेस्टल एनालिसिस जो हमने पढ़ा। ठीक है जी, ये चैप्टर का तकरीबन फर्स्ट हिस्सा हमने कवर कर लिया, अब दूसरा हिस्सा रह गया कम्पिटिटिव फैक्टर्स का, तो वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखते हैं। ठीक है जी, बाकी जितना मैंने ये कवर किया आप बस इसको जस्ट रीड कर लें या साथ साथ पढ़ लें इसको। ये 48-49 मिनट्स की वीडियो देख लें, इंशाल्लाह अफाका होगा। ठीक है, अल्लाह पाक कामयाब करे आपको। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, दूसरा चैप्टर है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। कोई भी वो चीज़ जो कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका एनवायरनमेंट होता है। मतलब जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस बिज़नेस पे, ऑर्गेनाइजेशन पे अफेक्ट होती है, इफ़ेक्ट करती है उसको हम कहते हैं जी इन्वायरमेंट। अच्छा, अब इन्वायरमेंट के आगे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिजनेस को। 6 तरह के फैक्टर्स हैं वो, जिनको हम पेस्ट एनालिसिस या पेस्टल कहते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल कल्चरल डेमोग्राफिक इन्फ्लुएंसेस, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एंड देन लीगल फैक्टर्स हैं। ये कहता है जी फैक्टर हैं जो कि हमारे बिजनेस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अच्छा, तो क्योंकि ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को, तो इसका मतलब है कि अगर इनमें कोई भी चेंज होगा इन फैक्टर्स में तो उससे डेफिनेटली जो हमारा बिजनेस है वो भी मुतासर होगा उससे। ठीक है जी, ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनवायरमेंटल चेंज, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ में आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें इन्वायरमेंटल स्कैन क्या है जी। कहता है जब कोई भी चेंज आता है आपके इन्वायरमेंट में तो आप उसको क्या करते हो, देखते हो कि कितना सिग्निफिकेंट है, और उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि हमें रिस्पॉन्ड किस तरह करना चाहिए ये जो न्यू डेवलपमेंट्स या चेंज हुआ है उसके अगेंस्ट। और उसके बाद आप देखते हो कि ये जो चेंज आया है इसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन कौन से थ्रेट्स हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस सारे जो प्रोसेस है इसको कहते हैं एनवायरमेंटल स्कैन।
थ्रेट्स में कहता है जी फैक्टर्स इन द इन्वायरमेंट दैट माइट प्रिवेंट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अचीविंग इट्स बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, जो कि आपके टास्क या ऑब्जेक्टिव्स को या बिजनेस ऑपरेशंस को रन करने की राह में जो रुकावटें हैं वो थ्रेट्स हैं। और जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जो कि आपके टास्क को